हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं न्यू टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. It is one of the most important topic which is used in the solution of the different questions related to the GOC. Is that clear? तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा. आपको याद होगा कि नॉमेनक्लेचर जब हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था. एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ब्रांच्ड कंपाउंड, लीनियर कंपाउंड, सारे तरह के नॉमेनक्लेचर मैंने आपको सिखाया. इंडिविजुअल वन ग्रुप के भी नॉमेनक्लेचर मैंने आपको सिखाया. लेकिन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के ग्रुप थोड़े से रह गए थे, उसको यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको कुछ दूसरे कंपाउंड्स और उनके नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा पढ़ा देता हूँ. फिर उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी समझाऊंगा. तो आइसोमेरिज्म पढ़ने के पहले छोटा सा अपना जो टॉपिक मिसिंग है स्टूडेंट मेरे दिमाग में आया और मैं आपके सामने उसे पढ़ाना चाहता हूँ. अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रख लो कि बेंजीन रिंग में से अगर आप हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एक हाइड्रोजन हटाने से वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है C6H5 और इस ग्रुप को हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं. दिस ग्रुप इज नाउ कॉल्ड फिनाइल. हम इसे फिनाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं. मैंने आपको इधर एक चीज और समझाया कि बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन को आप हटा दो तो ये C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप बनता है. फिनाइल ग्रुप के साथ एक और चीज आपको समझना है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ आपने CH2 ग्रुप को ऐड कर दिया तो CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया तो CH3 ग्रुप ऐड करने से ये जो ग्रुप है उसका नाम क्या होता है, टॉल्वीन हो जाता है. और टॉल्वीन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहां पर जैसे आपने ये अगर CH3 लिया, एक हाइड्रोजन यहां से हटा है ये वाला, तो ये बन जाता है CH2, तब हम इसे बेंजाइल ग्रुप कहते हैं. इसमें से भी अगर आप एक हाइड्रोजन और हटा देते हो तब हम इसे बेंजल ग्रुप कहते हैं. और अगर आपने एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो ये ग्रुप कुछ इस तरह का बन जाता है. यानी कि बेंजीन रिंग में जो C और ये तीन बॉन्ड इसके फ्री हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड बेंजो, तब हम इसे बेंजो ग्रुप कहते हैं. तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो respectively formed by removing the one hydrogen from the alkyl CH3 group from the benzene ring. Is it clear student? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ग्रुप आप लेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने मान लो यहां पर बेंजाइल ग्रुप में OH लगाया तो इसका नाम बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा. अगर आपने दो हाइड्रोजन हटा करके दो OH लगा दिए तो इसका नाम बेंजल एल्कोहल हो जाएगा. और अगर आपने तीन हाइड्रोजन को हटा करके उन तीनों की जगह पर अगर आपने OH लगाया तो दैट इज कॉल्ड बेंजो एल्कोहल. यानी कि बेंजाइल, बेंजल और बेंजो एल्कोहल भी इनका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा. इज इट क्लियर? एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको समझना है, बहुत ही काम की चीज है. पहला तो ये है कि a hydrocarbon composed of the one saturated chain and one benzene ring is usually named as the derivative of the larger structural unit. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एक बेंजीन रिंग लिया और दूसरा हाइड्रोकार्बन की आपने चेन लिया, दोनों चीजें एक साथ इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, a hydrocarbon composed of the one saturated chain and one benzene ring is usually named as the derivative of the larger structural unit. तो larger जो structural unit है उसको हम derivative के तरह nomenclature करेंगे. दूसरा बात यहाँ पे है कि if an aromatic compound consists of an open and the closed chain, अगर वो aromatic है और उसमें open chain है या कोई closed chain है तब क्या करेंगे, the principal chain will be the open chain. हाँ, कौन मेन चेन होगा, ओपन चेन जो होगी वो प्रिंसिपल चेन होगी. The principal chain will be the open chain if
it contains the multiple bonds, substituents are the functional groups। अगर हम जैसे यहां पर नंबरिंग करें तो क्या कर रहे हो भाई? तो यहां पर एक जो चीज आपको समझना है कि अगर आपने जैसे नंबरिंग किया सपोज यहां से, तो आपको 1 2 3, तो 3 को आपको क्या लेना है? फिनाइल लेना है, क्योंकि आपने मेन फंक्शनल ग्रुप OH को यहां पे ऐड कर दिया। तो हमने रूल क्या पढ़ा है? द प्रिंसिपल चेन विल बी द ओपन चेन इफ इट कंटेन्स द मल्टीपल बॉन्ड्स, सब्स्टिट्यूएंट्स आर द फंक्शनल। तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल चेन बना लेंगे। अगर वो क्या है? ओपन चेन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा। अगले कुछ और भी पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये, जैसे बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे आपने बेंजीन रिंग पे यहाँ पे फिनाइल लगाया तो इसका नाम 2 फिनाइल प्रोपेन, 1 2 3 तो प्रोपेन और 2 पर फिनाइल। फिर फिनाइल इथीन, क्योंकि 1 कार्बन पर आपने फिनाइल लगाया था, फिनाइल इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया इसलिए। यहाँ पर 1 2 फंक्शनल ग्रुप कौन है? यहाँ पर COH है, तो 1 2 यानी कार्बन नंबर 1, और ये 2 तो कार्बन नंबर 2 पर आपने क्या लगाया? फिनाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए करवा रहा हूं ताकि हमें यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड हो। तो ये हमारा जो लास्ट थोड़ा सा मिसिंग टॉपिक था वो यहाँ हमने कंप्लीट किया, कुछ प्रैक्टिस किया एरोमेटिक कंपाउंड को। आज की क्लास में मेन अपना जो टारगेट है वो पढ़ना है आइसोमेरिज्म। वैसे तो आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम चाहें तो इसको 1-2 क्लास में कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस में आपको 30 मिनट 25 मिनट्स के लिए इसलिए बनाता हूं ताकि आप एक कंसंट्रेशन अच्छी तरह से पे कर पाएं इस टाइम पर। और वैसे आइडियली अगर हम देखें तो कोई 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर में उतना कंसंट्रेशन हमारा पढ़ने में रहता भी नहीं है। तो अगर हम छोटे छोटे ऐसे वीडियोस में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक को सीखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है। इसलिए मैंने छोटे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश किया है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है आइसो। आइसो का मतलब होता है सिमिलर। आइसो वर्ड अगर आप यूज करते हैं तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसे। पर क्या मैरिक स्ट्रक्चर यानी कि आइसोमेरिज्म में क्या क्या सेम होना चाहिए और क्या डिफरेंट होना चाहिए, पहले तो ये समझ लेते हैं। एक जो पॉइंट यहां पर आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि हम कब किसे आइसोमर कहेंगे। तो आइसोमेरिज्म की एक सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट, द फिनोमिनन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 और मोर कंपाउंड्स possessing the same molecular formula but different properties। ध्यान रखना, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन क्या? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अब कौन सी प्रॉपर्टीज? तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं किसी भी कंपाउंड की। एक तो हो सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हो सकती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड शुड बी डिफरेंट, लेकिन क्या सेम होना चाहिए? उनके मॉलिकुलर फॉर्मूलाज कैसे होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। अब सोचो, अगर उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो ऑब्वियसली उनके IUPAC नेम्स भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन पढ़ाता हूं कि सिमिलर क्या होना चाहिए, सेम कौन कौन सी चीजें होना चाहिए और डिफरेंट कौन कौन सी चीजें होना चाहिए। सिमिलर कौन कौन सी चीजें होना चाहिए और डिफरेंट कौन कौन सी चीजें होना चाहिए। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा क्या सेम होना चाहिए? ऑब्वियसली मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिकुलर वेट भी सेम होना चाहिए। मॉलिकुलर वेट भी कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए।
क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर लिया है तो ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैसा होगा, सेम होगा। डिफरेंस किस में होना चाहिए कंपाउंड्स में, उसके डिफरेंस होना चाहिए किसमें, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और क्या डिफरेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अलग होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप अरेंजमेंट चेंज करोगे तो बॉन्डिंग क्या होगी, क्लीव होगी। बॉन्डिंग का रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड अलग अलग होगा। उनके IUPAC नेम्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये पॉइंट हालांकि कुछ जगह जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में शायद काम नहीं भी करे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये पॉइंट काम करेगा, 99% केसेस में काम करेगा। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको डिफरेंट और सिमिलर में कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप किसी कंपाउंड का आइसोमर बनाएंगे तो आइसोमेरिज्म तभी होगा जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनका ऐसा भी हो सकता है कि 3D में अरेंजमेंट यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए, डिफरेंट हो सकता है। ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकता है। तो डिफरेंस किसमें किसमें होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अलग होना चाहिए, IUPAC नेम्स अलग होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए। 3D यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स, अरे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं रहना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अब पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में कौन कौन से टाइप, तो देखो अगर हम ऐसे क्लासिफाइड करें तो आइसोमर्स है ना, वो 2 टाइप के मेन हो सकते हैं। मेन 2 टाइप के आइसोमर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कई बार हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। दूसरा टाइप हो सकता है क्लासिफिकेशन में स्टीरियो आइसोमर्स, जिसे हम स्पेस या 3D आइसोमर्स, या तो इसे हम आगे चल करके स्पेस आइसोमर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो सेंटर होता है और इसीलिए हम इसे स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल्स के अगर आप टाइप देखो तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। पहला इसका टाइप हो सकता है चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा इसका टाइप हो सकता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हालांकि रिंग चेन आइसोमेरिज्म टाइप का कुछ अलग नहीं है, ये भी फंक्शनल का ही आइसोमर है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अलग से। तीसरा इसका हो सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा हो सकता है इसका कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दिया तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। और इसके कौन से टाइप हो सकते हैं, इसका 5th टाइप हो सकता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसका डिफरेंट टाइप हो सकता है, मेटामेरिज्म। अगला जो इसका 6th टाइप हो सकता है वो हो सकता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? टॉटोमर भी आपको पढ़ना है। 7th टाइप हो सकता है आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म। तो ऐसे आप देखो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, 7 टाइप हो सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म।
अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करें तो ए टाइप के हो गए। इसके कौन कौन से टाइप वो मैंने आपको बताया। इसका दूसरा जो टाइप है उसके भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कौन कौन से टाइप आपको पढ़ना है वो ध्यान दो। पहला इसका जो टाइप है वो आपको पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें दूसरा आपको पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा आपको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और तीसरा आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ना है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये आपको तीसरा टाइप पढ़ना है। तो ऐसे अगर आप पूरे आइसोमेरिज्म को क्लासिफाइड करो तो यहां पर हम मेन दो तरह के पढ़ेंगे, उन दोनों के टाइप पढ़ेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 टाइप पढ़ेंगे। ज्यादा टाइम इस क्लासिफिकेशन में ना लेकर के आज की क्लास में हम कोई आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें से कोई एक टाइप पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप। आपको पहले तो ये डिफरेंस समझ लेना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले डिफरेंस समझो तो बाकी की चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब देखो मैं यहां पर आपको फिर बाद में टाइप पढ़ाऊंगा। पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है। ये दोनों चीजें पहले आपको क्लियरली समझ लेना है। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। जैसे मान लो आपने लिया पेंटेन, यहां पर आपने पेंटेन लिया, पेंटेन में आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो CH3 CH2 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 एंड CH3। आप चाहो तो 1 2 3 4 और आप यहाँ पे एक ब्रांच ले लिया है आपने, तो क्या हो गया CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। मैं हाइड्रोजन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये समझाना है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए। अब देखो, आपने यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन लिया तो फॉर्मूला क्या हो गया C5। H कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, H हो गए 12। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H12। तो ये हो गया इसका पेंटेन और ये हो गया, अब देखो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। इसका IUPAC नेम हो गया। इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम हो गया। तो मैंने कहा था कि दोनों के IUPAC नेम्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरर का मैंने एक एग्जांपल लिया पेंटेन, और पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। तो इसका 5 × 12 + 12 × 1 यानी कि 60 + 12 यानी कि 72 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो दोनों ही केस में इसके मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। पेंटेन के आपने 2 आइसोमर्स बनाए। आपने क्या किया यहाँ पर कि जो मेन कार्बन की चेन थी ना उसको आपने ब्रेक किया, ब्रेक करके उसको आपने रीअरेंज कर दिया, यानी बॉन्ड का रीफॉर्मेशन किया है आपने। बॉन्ड को ब्रेक किया और उसको रीअरेंज किया, हाइड्रोजन को भी आपने चेंज किया है ना। तो बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हुआ, बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड बॉन्ड का फिर से रीफॉर्मेशन हुआ। ये 2 प्रोसेस इसमें स्ट्रक्चरल में हो रही है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो देखो, आप मान लो यहां पर 1 2 3 4 आप ब्यूटेन लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम है CH3 CH CH एंड CH3। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। आप चाहो तो इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड की पोजीशन एक जैसी आ रही है। आप इधर से करो या तो 1 2 3 4 इधर से करो तो दोनों तरफ से पोजीशन 2 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हो, आपको ब्यूटेन लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बाद में जो रूल है ना 2006 में, उसमें ऐसा मेंशन करने लगे कि पोजीशन डबल बॉन्ड की कहां पर है, तो हम लिखते हैं ब्यूटेन। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करो तो डबल बॉन्ड सी यानी ये वाला कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ये 2 एंड 3, तो 2 पर एक हाइड्रोजन है और 2 पर ही एक CH3 ग्रुप है। कार्बन नंबर 3 पर एक हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है। आप इसको चाहो तो और कैसा अरेंज कर सकते हो, आप इसी को लिख सकते हो C डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर CH3, यहां पे आपने लिख दिया CH3 और यहां पे लिख दिया H। क्या चेंज है दोनों में? यहां पर जो चेंज हुआ वो ये कि डबल बॉन्डेड कार्बन में आपने इस CH3 को यहां पे कर दिया और H को यहां पे ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एक ही कार्बन के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे उसको जो कार्बन के साथ बॉन्डेड था उसको आपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड कर दिया। हालांकि थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन 3D में ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल में आपने चेंज किया, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया। स्ट्रक्चर तो अभी भी वैसी ही है, हालांकि इन दोनों के IUPAC नेम्स डिफरेंट हैं। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इस सेंटर एक्सिस के दोनों तरफ आगे पढ़ेंगे इसको, इसका नाम क्या होएगा सिस, और क्या लिखेंगे हम ब्यूटेन। और जब इसका नाम लिखेंगे तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा ट्रांस और ब्यूटेन, इस तरह से नोमेनक्लेचर आपको लिखना पड़ेगा, तब ये सिस एंड ट्रांस को दोनों को आप अलग अलग मेंशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट हमने यहां पर क्या चेंज किया, इसके 3D पोजीशन को चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, लेकिन बॉन्ड के रीफॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड का हेल्प हमने नहीं लिया। ये दोनों में मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जो आपको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अब कुछ एग्जांपल्स में आपको ये 3D और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको कुछ अलग अलग से देखना नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल ही मैंने आपको यही सेम चीज बता दिया है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप में सबसे पहला हम पढ़ेंगे चैन आइसोमेरिज्म। ये किसका टाइप है? दिस इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है कौन सा? चैन आइसोमेरिज्म। मैंने आपको लिखवाया था, आप देख लो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पर लिखवाया था कि कितने तरह का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं आइसोमेरिज्म का। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चैन, रिंग चैन, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 टाइप हो सकते हैं, कौन कौन सा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उन्हीं में से स्ट्रक्चरल में से पहला टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको एक चीज जो समझाने की कोशिश किया कि चैन आइसोमेरिज्म है क्या। जब आप चैन की ब्रांचिंग कैसे कर दो, अलग अलग कर दो, कैसे? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स। कार्बन का स्केलेटन कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द मेन चेन और इन द साइड चेन, और बोथ। साइड चेन में, मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट हो जाए तो ये चैन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। मेन जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये आपको समझ करके रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डिफरेंट नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द मेन चेन और इन द साइड चेन और द बोथ, दोनों में अलग अलग हो सकते हैं, एक में भी अलग हो सकता है। कार्बन के एटम्स का नंबर मेन चेन में अलग अलग हो जाए तो समझो कि वहां पर चैन आइसोमेरिज्म। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, यहां पर मैंने कुछ रखे हुए हैं, कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेंगे चैन आइसोमेरिज्म के। देखो यहां पर चैन आइसोमेरिज्म का मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल भी ले रखा है, आप इसको देख लो। यहां पर एग्जांपल में जैसे आपने लिया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ओके, आपने ब्यूटेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C4H10।
अब हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। अब इसकी दो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं 1 2 3 4। मेन चेन में कार्बन एटम्स का नंबर डिफरेंट होना चाहिए, है यहां पर। कैसे? 1 2 3। मेन चेन में 3 कार्बन हो गए, यहां पे कितने थे? 4। यहां कितने हो गए? 3। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पर तो आप लिखोगे 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। आप इसीलिए मैंने आपको पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ाया, ताकि नॉमेनक्लेचर से ये आइसोमेरिज्म थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं? मैंने कहा था कि IUPAC नेम डिफरेंट होगा, है। कोई दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो दोनों ये आपको समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा C5H12 के कितने हो सकते हैं? अब आप C5H12 के आइसोमर्स अगर आप ड्रॉ करने जाओ तो C5H12 के ये आइसोमर्स हो सकते हैं, है ना। कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं इसके, देख लो एक बार। इसका एग्जांपल ले लिया हमने, है। C5H12 के एग्जांपल हैं, यानी कि पेंटेन। ये C5H12 फॉर्मूला था, आपने याद होगा, CnH2n+2। तो आपने C की वैल्यू लिया 5, तो H2 इंटू 5+2, तो कितना हो गया? C5H12 इसका फॉर्मूला, एल्केन हो गया, एल्केन। और सिंगल बॉन्ड होगा हर जगह, क्या हो गया? पेंटेन हो गया। तो एक तो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4, तो मेन चेन में 4 ही बचे। फिर 1 2 3 ही बचे, और 2 आपने ब्रांच ले लिया। अब इससे ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। तो ये हो गया पेंटेन, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो कार्बन का नंबर देखो, यहां पर वर्ड रूट पेंट था, यहां वर्ड रूट ब्यूट है, और यहां पर वर्ड रूट प्रॉप है। यहां पे कार्बन का नंबर आपने 5 लिया वर्ड रूट के लिए, यहां 4 लिया और यहां पर 3 लिया। तो वर्ड रूट में जब आप सिलेक्शन करोगे तो कार्बन का नंबर कैसा आ जाता है? डिफरेंट आ जाता है। तो ये चेन आइसोमर्स, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर देयर? अगर आपको क्वेश्चन आए तो पेंडेन के कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ओके। ऐसा ही एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने हेक्सेन लिया, तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हो जाएंगे? यहां पर देख लो। सपोज आपने हेक्सेन लिया, तो हेक्सेन के कौन कौन से आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स बन सकते हैं? C6H14। क्या ले लिया आपने? C6H14 आपने लिया। अब C6H14 वही कॉमन फॉर्मूला, तो 6 चेन ले लिया। फिर 2 मिथाइल पेंटेन आपने ले लिया। इसके और भी कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं? जैसे आप मान लो अभी 1 2 3 4 5, अभी 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4। तो ये 5 और 6 आप यहां पे ले लो। फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 ले लो। तो ऐसे इसके और भी आइसोमर्स बन सकते हैं। यानी कि C6H14 का एक तो खुद हो गया हेक्सेन, दूसरा हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 2 पर 2 बार मिथाइल, तो नाम क्या होगा? 2 2 डाई मिथाइल, और क्या हो गया? ब्यूटेन, है ना। तो ये एक और भी आइसोमर हो गया। यहां पर हमने क्या कर दिया? इसकी पोजीशन को अलग अलग कर दिया, CH3 CH3। तो ब्रांच में कार्बन का नंबर हमने अलग अलग कर दिया। यहां पर 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, है ना। इस तरह से और भी नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं। और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अगर आप देखो तो इसमें अगर आप इन दोनों को यहां पे ऐड करोगे तो इसके जैसा हो जाएगा, एक जगह ऐड करोगे तो ये नाम हो जाएगा, अलग करो तो ऐसा हो जाएगा। 3 कार्बन का बना के देख लो, तो 1 2 3, और टोटल है 6। तो आप कहाँ ऐड करोगे 3 को? एक यहाँ ऐड करोगे, एक यहाँ ऐड करोगे, यहाँ ऐड करोगे, तो फिर वही कंडीशन आ गई 1 2 3। तो 2 3 डाई मिथाइल, यानी कि 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द हेक्सेन? 1 2 3 एंड 4 इसके पॉसिबल हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म का और कोई हेक्सेन की पॉसिबिलिटी है क्या? अगर आप इसमें सर्च कर लो, थोड़ा सा देखो, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसकी और कोई पॉसिबिलिटी होना चाहिए।
एक कार्बन की और यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। आपने 6 कार्बन लिया, फिर 5 कार्बन और 1 कार्बन लिया, फिर 4 कार्बन और 2 कार्बन की आपने ब्रांचिंग ले लिया, उनकी पोजीशन को आपने चेंज कर दिया, है ना। अब आप इसमें एक नहीं हो सकता और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ना है, अब पढ़ेंगे अगली क्लास में पोजीशन आइसोमेरिज्म। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके धीरे 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 और भी कोई आइसोमेरिज्म, एक दिन में 2-2 आइसोमर्स इसके करके पढ़ेंगे, तो आपके लिए भी बर्डन नहीं होगा और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो आज की क्लास में आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, पहला आइसोमर दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, और दोनों स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो के एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। थैंक यू।